अभी तक हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखा कि वो कैसे आया था, क्यों आया था, और उसके बाद सब्सिक्वेंट कौन कौन सी गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, ये सब हमने देखा। जैसे कि सबसे पहले लुइस 16 था, किंगशिप थी वहां पर। फिर बहुत इनएफिशिएंसीज की वजह से नेशनल असेंबली फॉर्म हुई और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फॉर्म हुई। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन बना जिसमें सिर्फ वेल्दियर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को राइट्स था वोट करने का, और किंग का भी रोल था थोड़ा बहुत, बट द गवर्नमेंट वाज बेसिकली फॉर्म्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हमने देखा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 में जो ड्रॉबैक्स थे उसकी वजह से कन्वेंशन फॉर्म हुआ, जो कि रॉबर्सपियर गवर्नमेंट थी, जो जैकोबिन्स क्लब ने फॉर्म की थी। वो कन्वेंशनल गवर्नमेंट उसको कहते हैं। इसको हम कई बार नेशनल कन्वेंशन भी कहते हैं। ये 1993 से 1994 तक चली और इसको रेन ऑफ टेरर भी कहा जाता है। उसके बाद रॉबर्सपायर के एग्जीक्यूट होने के बाद डायरेक्टरी फॉर्म हुई जिसमें कि 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल थे और एक डायरेक्टरी थी 5 लोगों की। ये इन लोगों ने मिलके थोड़ी देर गवर्न किया, बट ये लोग भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट में रहते थे हमेशा, इसलिए नेपोलियन बोनापार्टे ने ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द एम्परर ऑफ फ्रांस, और उसके बाद काफी टाइम तक नेपोलियन का रूल रहा। ये सारी चीजें हमने पढ़ी कि फ्रांस में किस तरीके से धीरे धीरे चेंजेस आए, आइडिया ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, ये सब चीजें डेवलप हुई। अब हम इस वीडियो में देखते हैं कि इस पूरे चीजों के दौरान वुमेन का क्या रोल रहा, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम देखेंगे कि इन सारे सालों में क्या हुआ। सबसे पहले हम देखते हैं वुमेन का क्या रोल रहा, ये स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो वुमेन हमेशा से पॉलिटिकली एक्टिव रही। उन्होंने सपोर्ट किया पॉलिटिशियंस को और लोगों को, कॉमन पीपल को अपने स्ट्रगल्स में। और थर्ड स्टेट की वुमेन घर का भी काम करती थी, बाहर का भी काम करती थी, बट हमेशा वो एक लोअर स्टेटस में ही रही। उनको लोअर स्टेटस के रूप में ही देखा जाता था। उनको कोई भी एजुकेशन का राइट नहीं था, कोई जॉब की ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी उन्हें, और वो नॉर्मल काम कर सकती थी, घर के लिए पानी लाना, बच्चों को संभालना, खाना बनाना, और उसके अलावा वो बाहर भी काम करती थी। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों के लिए, नोबेलिटी और क्लर्जी के लिए उनके घर का काम करती थी। तो रोल एज सच देखा जाए तो बहुत ज्यादा था वुमेन का, बट उनको वो रिकॉग्निशन नहीं मिला हमेशा से वहां पे। और खाने का इंतजाम करना, ये सारी चीजें वुमेन करती थी। अगर वो सेम काम कर रही है मैन के जितना ही, तो भी उनके वेजेस जो थे वो लोअर थे एज कम्पेयर टू मैन। तो मैन से उन्हें हमेशा लोअर ही माना जाता था। आपको ध्यान होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 में भी वुमेन को वोट करने का राइट नहीं था, और जब जैकोबिन्स के टाइम पर भी वुमेन क्लब्स वगैरह बैन कर दिए गए थे और उनको कोई भी राइट्स नहीं थे। अब वेल्दियर फैमिली और नोबल्स की फैमिली में वुमेन की क्या पोजीशन थी? एक्चुअली उन्हें पढ़ाया तो जाता था, बट वो मैरिज के डिसीजन में अपना कोई से नहीं दे सकती थी। उनकी फैमिली ही उनके लिए मैरिज अरेंज करती थी। वो चूज नहीं कर सकती थी कि किससे मैरिज करना है या किससे नहीं। और डिवोर्स भी जो था वो नहीं डिमांड कर सकती थी। इट कैन बी डिमांडेड बाय मैन, बट अ वुमेन कैन नॉट डिमांड डिवोर्स। सो इवन द वेल्दियर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की जो वुमेन थी उनको भी काफी पार्शियलिटी झेलनी पड़ी। कुछ वुमेन थी जो बहुत ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव थी, और जब नेशनल असेंबली फॉर्म हुई उसके बाद काफी सारी वुमेन ने क्लब्स फॉर्म किए। तो फ्रांस में अप्रोक्सीमेटली 60 वुमेन क्लब्स बन गए थे। उनमें से एक सबसे पॉपुलर था सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन। ये एक वुमेन क्लब था जो काफी पॉपुलर हुआ था और काफी पॉलिटिकली एक्टिव था। उनके क्या डिमांड्स थे? जो वो ये चाहती थी कि उनको भी वही सारे राइट्स मिले, पॉलिटिकल राइट्स मिले जो मेन को मिलते हैं। जैसे कि उन्हें राइट टू वोट मिले, वो इलेक्शन में कंटेस्ट हो सके, उनको भी मौका मिले कि वो इलेक्शन में खड़ी हों और जीतें और वो नेतृत्व करें नेशन का। बट उनको ऐसा कोई राइट मिला नहीं। जैकोबिन्स के टाइम पे भी वुमेन के क्लब्स वगैरह बैन कर दिए गए थे। जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया था तो उस समय थोड़े बहुत चेंजेस आए थे वुमेन की लाइफ में। जैसे कि कुछ न्यू स्कूल्स बने थे और गर्ल्स का एजुकेशन कंपलसरी हो गया था। तो उसकी वजह से जो थर्ड स्टेट की भी जो गर्ल्स हैं वो लोग भी थोड़ी बहुत एजुकेट होने लग गई। और रिवॉल्यूशन के बाद एक ये चेंज था कि फैमिली उनकी मैरिज को फोर्स नहीं करती थी, वो खुद डिसाइड कर लेती थी। उनको जॉब्स की ट्रेनिंग मिलने लगी और
वो खुद भी स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करने लगी। मैरिज एक रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तरह होने लगा और डिवोर्स जो है वो वुमेन भी अब मांग सकती थी लीगली। तो ये सारे चेंजेस रिवॉल्यूशन के बाद हुए, क्योंकि रिवॉल्यूशन से पहले आपको पता है कि जो थर्ड स्टेट की वुमेन थी उनको राइट्स नहीं था स्कूल जाने का, वो एजुकेट नहीं हो पाती थी। तो आफ्टर रिवॉल्यूशन ऑफ 1789 का जो रिवॉल्यूशन था उसके बाद ये सारे चेंजेस तो हुए। और एक इम्पॉर्टेंट फिगर है वुमेन का, ओलंपे दे गौजेस। ये बहुत ही फेमस फेमिनिस्ट थी अपने टाइम की, और जब 1791 के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर किया था और वुमेन को एलिनिएट कर दिया था कि वो वोटिंग राइट्स नहीं कर सकती, तो भी उसने काफी कुछ लिखा था। और जब राइट्स ऑफ मैन डिक्लेयर हुए थे तो इसने वुमेन के राइट्स डिक्लेयर किए थे। जैसे फ्रांस में जब राइट्स ऑफ मेन डिक्लेयर हुए थे तो इसने राइट्स ऑफ वुमेन करके पूरा लिस्ट बनाई थी। जैसे जैसे राइट्स ऑफ मेन लिखे हुए थे सेम सेम उसने वुमेन में ट्रांसलेट करके उसे प्रेजेंट किया था क्वीन के सामने। जैसे कि उसमें लिखा था कि एवरी मैन इज बॉर्न फ्री, तो इसने लिखा था कि एवरी वुमेन इज बॉर्न फ्री। सारी चीजें वो उसने मैन को वुमेन में चेंज करके इसने क्वीन के सामने एड्रेस किया था। इसने जैकोबिन्स गवर्नमेंट को भी काफी क्रिटिसाइज किया था, क्योंकि वो वुमेन को पॉलिटिकली एक्टिव नहीं रहने दे रहे थे और वुमेन्स क्लब को बैन कर रहे थे। जैकोबिन्स के टाइम पे बहुत सारी वुमेन एग्जीक्यूट हुई थी, जैकोबिन्स गवर्नमेंट ने इसको भी एग्जीक्यूट कर दिया था। सो दिस वाज द पोजीशन ऑफ वुमेन थ्रू आउट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये मूवमेंट 200 इयर्स तक कंटिन्यूड रहा। वुमेन ने बहुत फाइट किया अपने राइट्स के लिए 200 साल तक। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का जो मूवमेंट है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज मतलब होता है राइट टू वोट, ये उनका बहुत चलता रहा, इंटरनेशनली भी चलता रहा। मतलब ये लोगों ने फ्रांस के बाहर भी अपनी मूवमेंट जारी रखा, ये बताने के लिए कि फ्रांस की वुमेन को राइट नहीं है अभी तक वोट करने का। और फाइनली 1946 में वुमेन को राइट मिला वोट करने का, जो कि बहुत लंबा समय था। तो 200 साल तक वुमेन का स्ट्रगल चला और इन द ईयर 1946 फाइनली वुमेन ऑफ फ्रांस गॉट द राइट टू वोट। अब हम ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड देखते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड जो है वो काफी टाइम से चला आ रहा था फ्रांस में, मोनार्की जब किंग्स वगैरह थे उस टाइम से चला आ रहा था। ये ट्रेड था 3 कंट्रीज के बीच में, यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के बीच में। इसलिए इसे ट्रायंगुलर ट्रेड कहा जाता है, क्योंकि इसमें 3 कॉन्टिनेंट्स इन्वॉल्व हैं। और ये ऐसा था कि नॉर्थ अमेरिका से यूरोप वाले वहां से कॉटन, टोबैको, स्पाइसेस, इंडिगो ये सारी चीजें लेके आते थे, तो उसके बदले में इन्हें काफी सारा प्राइस देना पड़ता था अमेरिकन्स को। और अमेरिकन्स के पास काफी सारे फार्म्स थे इंडिगो के, शुगर, टोबैको के, उनके लिए उनके पास मैन पावर नहीं था। तो यूरोप वाले क्या करते थे कि यूरोप वाले अफ्रीका से लोगों की ट्रैफिकिंग करते थे, वहां से लेबर उठाते थे, खरीदते थे वो लेबर को, और वो उनको शिप में पैक करके नॉर्थ अमेरिकन पोर्ट्स में भेज देते थे। तो ये कुछ एक टर्म्स आपको याद रखना है, जैसे बोर्डियो या नांतेज, ये पोर्ट्स के नाम है यूरोप में, जहां से उनकी शिप निकलती थी और अफ्रीकन कोस्ट में पहुंचती थी। यहाँ पे वो थोड़ा बहुत टेक्सटाइल्स और रम ये सारी चीजें अफ्रीकन पीपल को बेचते थे, और बदले में वो बहुत सारे लेबर्स, बहुत सारे लोगों को स्लेव बनाकर एकदम टाइटली पैक करके उनको सामान की तरह बंद करके शिप में भर के वो भेजते थे। और इसमें काफी टाइम लग जाता था, यहाँ शिप में 2-3 महीने लग जाते थे अमेरिकन कोस्ट में पहुंचने में। कैरेबियन में जाके वो उन्हें बेच देते थे अच्छे महंगे दामों में इंसानों को, और फिर उनसे उनके बदले शुगर, टोबैको, इंडिगो और ये सारी चीजें खरीदते थे यूरोपियन कंट्रीज। सो ये जो चीजें थी ये यूरोप को बहुत प्रॉस्पेरिटी दे रही थी, क्योंकि यूरोप में बहुत पैसा आ रहा था इसकी वजह से। इसलिए राजा महाराजा या कोई भी है वो स्लेव ट्रेड को खत्म नहीं करना चाहता था, क्योंकि यूरोप की इकोनॉमी इससे अच्छी हो रही थी, तो पैसे के लिए ये सारी चीजें हो रही थी। 16th सेंचुरी से ये स्लेव ट्रेड प्रेवलेंट था, और जैकोबिन के टाइम पे ये अबॉलिश हुआ था। पर आपको पता है कि जैकोबिन का टाइम केवल 1 साल के लिए था, तो ये 1 साल के लिए सिर्फ अबॉलिश हुआ। फ्रेंच कॉलोनीज जो बाहर बाहर थी वहां से बहुत सारे स्लेव्स को उस दौरान छोड़ दिया गया था। बट फिर 10 साल बाद नेपोलियन ने फिर से इसे स्टार्ट कर दिया, और काफी टाइम तक ये चला। फाइनली जो स्लेव ट्रेड अबॉलिश हुआ है वो 1848 में हुआ है, जब सब लोग काफी क्रिटिसाइज कर रहे थे इस प्रथा को। तो 1848 में फाइनली
आफ्टर 44 years slave trade was abolished. अब हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया फ्रेंच रिवॉल्यूशन में. हम देखते हैं कि इसका मेन जो आउटकम क्या रहा. एक तो ये रहा कि अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप. लुइस से पहले कोई भी इंसान कुछ भी ना ही प्रिंट कर सकता था, ना ही वो बोल सकता था राजा के खिलाफ. लेकिन आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम था, अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप. इसमें देयर वाज अ राइट ऑफ स्पीच एंड ओपिनियन. कोई भी गवर्नमेंट के बारे में अपने व्यूज व्यक्त कर सकता है. ये सबसे इम्पोर्टेंट आउटकम था कि इसमें सेंसरशिप अबॉलिश हो गई थी. आपने सेंसर वर्ड सुना होगा, मूवीज वगैरह में यूज होता है कि सेंसर बोर्ड ने ये जो अगर कुछ गलत होता है मूवी में तो वो काट देते हैं. तो सेंसर का मतलब होता है कि कोई भी चीज प्रिंटिंग होने से पहले या बोलने से पहले वो चेक की जाती है कि वो फेवरेबल है कि नहीं है. तो अब लोगों को राइट था अपने बातें बोलने का, अपने ओपिनियंस फॉर्म करने का. और ये आइडिया ऑफ लिबर्टी, डेमोक्रेसी, ये सब चीजें फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ही वर्ल्ड में आई. दूसरी कंट्रीज ने भी इससे इंस्पिरेशन लिया. सो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्रेंच रिवॉल्यूशन. अब हम थोड़े बहुत सिंबल्स देखते हैं और उनका क्या मीनिंग है वो हम देखते हैं जो इस बुक में अपीयर हुए हैं. जैसे एक ये ब्रोकन चेन है, ये बहुत इजी है, आप उसको देख के समझ में आ जाता है कि इसका क्या मतलब है. इसका मतलब है फ्रीडम. स्लेव ट्रेड में ऐसे जंजीरों में बांध के रखा जाता था. तो जब स्लेव ट्रेड अबॉलिश हुआ था कुछ सालों के लिए, 10 सालों के लिए, तब ये ब्रोकन चेन सिंबल यूज हुआ था. और वैसे भी सिग्निफाई करने के लिए कि हम फ्रीडम एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेंस राइट, उसके लिए ये सिंबल यूज होता था. विंग्ड वुमेन. विंग्ड वुमेन जो है फ्रांस के एक लॉ का पर्सोनिफिकेशन है. जैसे हमारे इंडिया में ये जो इस टाइप का रहता है ना, लॉ के लिए हम ये वाला यूज करते हैं सिंबल, उसी तरीके से फ्रांस में ये विंग्ड वुमेन यूज किया जाता है लॉ के लिए. फिर है बंडल ऑफ रॉड्स. इसका मतलब यूनिटी स्ट्रेंथ. अगर आप एक रॉड को तोड़ोगे तो वो आराम से टूट जाएगी, बट बहुत सारी रॉड्स अगर बंधी रहेगी तो उसको तोड़ नहीं सकता कोई. इससे पता चलता है कि एकता में ही ताकत है. यूनिटी इज स्ट्रेंथ. सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सिंबल. ये एक सिंबल है स्नेक बाइटिंग इट्स टेल, और ये इससे कंटिन्यूअस रिंग बन जाती है. इसका मतलब इटर्निटी. इटर्निटी मतलब जो चीज कभी खत्म नहीं होती, एक साइकिल जो ना शुरू होती है और ना ही खत्म होती है और हमेशा चलती जाती है. ये है फेरिजियन कैप. ये जैकोबिन्स क्लब के लोग पहनते थे. वुमेन अलाउड नहीं थी पहनने के लिए. इट वॉज अ मार्क ऑफ फ्रीडम. तो ये अपने आप को डिफरेंशिएट करने के लिए पहनते थे. जब वो फ्री हुए थे जैकोबिन्स क्लब के मेंबर्स ये बेसिकली पहनते थे. ब्लू, व्हाइट और रेड जो है वो नेशनल कलर है फ्रांस का. आप देखोगे उसके फ्लैग में भी ब्लू, व्हाइट और रेड कलर्स यूज होते हैं. दिस सिंबल जस्ट शोज देयर नेशनल कलर्स. दिस इज एन आई विद इन अ ट्राइंगल जो कि नॉलेज के लिए यूज होता है और ये बताता है कि नॉलेज जो है हमारे सारे अज्ञानता को भगा देता है. स्केप्टर, ये रॉयल पावर का सिंबल था. जिसके हाथ में ये है मतलब रॉयल पावर है उसके हाथ में. एक ये है लॉ टैबलेट. लॉ टैबलेट सिग्निफाइज कि एवरीबडी इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ. कानून के सामने सब एक बराबर है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर. सो दीज वर द सिंबल्स यूज्ड एट द टाइम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन. So finally, what we have seen is the idea of liberty, democracy, republic. All these ideas were the legacy of French Revolution. French Revolution ने हमें ये सब दिया है, हमें बताया डेमोक्रेसी क्या होता है, हम कैसे गवर्नमेंट को लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में डिवाइड कर सकते हैं. एवरीबडी इज बॉर्न फ्री. ये सारे आइडियाज जो हैं वो यूरोपियन कंट्रीज और आउटसाइड यूरोप हमें फ्रांस से ही मिले हैं.